Hello guys, welcome to this unique e-learning platform of पढ़ लो इंडिया। आई एम मोनिका कपासिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और आज मैं आपको 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूं 12th क्लास की बायोलॉजी का, जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन है क्या? बेसिकली इवोल्यूशन का मतलब है कि सेवरल जनरेशंस के बाद में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हेरिटेबल चेंजेस हो जाना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है? ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो सेवरल जनरेशंस यानी के करोड़ों अरबों साल बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो जाना। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म पहले कॉम्प्लेक्स था, इतने सारे चेंजेस होने के बाद में वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो देखो, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के चेंज होते हैं बहुत सारी जनरेशंस के बाद में, वो किस लिए चेंज होते हैं? वो इसलिए चेंज होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सुइटेबल हो एनवायरमेंट में जीने के लिए। तो क्या है इवोल्यूशन? इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फॉर द स्टडी ऑफ origin of life and evolution of different forms of life on earth was called as bioevolution और evolutionary biology। देखो, जो evolutionary biology है उसके अंतर्गत हम evolution को पढ़ते हैं। अब ये जो evolutionary biology है ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था मेयर ने 1917 में। अब द वर्ड evolution मीन्स, क्या मीन्स है इसका? कि टू अनफोल्ड और अनरोल द और द रिवील हिडन पोटेंशियल्स। देखो, इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कहीं से भागा आया और ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन का मतलब है कि अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को क्या करना? अनरोल करना। इवोल्यूशन सिंपली मीन्स एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। जो इवोल्यूशन है उसका सिंपली मीनिंग ये है कि ऑर्डरली चेंज मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चले जाना। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज अ स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। जो इवोल्यूशन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आपको पता है कि मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में, मतलब कितनी जनरेशन बीत जाती है जब एक छोटा सा इवोल्यूशन का चेंज दिखाई देता है किसी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में उन सब का एक सेम एंसेस्टर थे। कौन? फिशेज। सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो कहाँ पे आई थी? मेराइन वाटर में आई थी। उसके बाद में किसका जन्म हुआ? इनसे ही। देखो, जन्म नहीं हुआ मतलब जैसे ये फिशेज हैं, इनमें चेंज हो के एम्फीबियंस बन गए। एम्फीबियंस क्या है? वो मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले एम्फीबियंस बने कि जो दोनों कैरेक्टर्स शो करेंगे कि वो वाटर वालों के भी, मेराइन वाटर वालों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे और लैंड के भी। और इसके बाद में क्या बने? इसके बाद में रेप्टिलियंस बने। रेप्टिलियंस कौन से होते हैं? जो रिंग के चलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इसके बाद में बर्ड्स आई, बर्ड्स के बाद में मैमल्स, और फिर मैमल्स जो है, फिर देखो ह्यूमन भी मैमल ही होता है। तो ये जितना भी आपको ये पूरा इवोल्यूशनरी ट्री दिख रहा है, ये जो ट्री दिख रहा है आपको, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब आए सेम ही एंसेस्टर थे, लेकिन इन सब ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो के वेरिएशंस आके क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए। ये चेंज होते क्यों हैं? ये चेंज इसलिए होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट में जीने के लिए बिल्कुल सुइटेड हो, मतलब बेस्ट सुइटेबल कैरेक्टर्स जो है वो आते रहते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अब देखो क्या है इवोल्यूशन, और मैं बता देती हूँ आपको कि इवोल्यूशन इज चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस। जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस होती हैं उनके हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इवोल्यूशन। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर expressions of genes that are passed on from parent to
ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये तो आपको पता है कि उनका जैसे पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद में देखो अगर मैं अपने पापा की बेटी हूँ लेकिन तो मैं उनके जैसी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल मेरे में आया है। लेकिन मेरे में और उनमें सिमिलरिटीज तो है लेकिन डिफरेंसेस भी है। अब वो डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से आते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब है कि जो जीन्स हैं, जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज हो जाना, जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पापा से मुझे मिले हैं उनमें कोई डिलीशन हो जाना या डुप्लीकेशन हो जाना या फिर इंसर्शन हो जाना जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज में। तो उससे क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल मेरे फादर से मुझ में आया, देखो वो सेम नहीं आ पाया, मतलब कुछ तो चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या है, हेरिटेबल चेंजेस, जो मेरे पापा से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं वो उनमें चेंजेस हो गए। तो इसीलिए मैं अपने पापा की जैसी तो हूं लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं हूं, ठीक है। तो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से क्या हुआ, वेरिएशंस आई। वेरिएशंस मतलब कि वैरायटीज आई। भाई अगर मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मेरी बेटी होगी तो मैं थोड़ी सी डिफरेंस हूँ अपने पापा से, मेरी जो बेटी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी मेरे से, तो मतलब मेरे फादर से। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो ट्रांसफर होते जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन वेरिएशंस भी आती जा रही है। और वेरिएशन से ही क्या होता है, इवोल्यूशन, कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो वेरिएशंस कॉज कर रहा है। किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो वेरिएशन से क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है। ये आपको पूरा इवोल्यूशनरी ट्री दिखाई दे रहा है। अब आप ये दिमाग लगाओ कि भाई जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे कौन थे, फिशेस थी। तो फिशेस से एम्फीबियंस बने, तो एम्फीबियंस जो है वो फिशेस के सिमिलर नहीं होंगे, है ना भाई। एम्फीबियंस जो है उनमें डिफरेंसेस तो है। देखो एम्फीबियंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिशेस के जैसे हैं लेकिन बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है भाई। ये मेराइन वाटर में रहते हैं तो इसमें इनमें सिमिलरिटीज हैं फिशेस के जैसे लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो ये चेंजेस कैसे हुआ है, ये हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हुआ कि भाई जो उनके पेरेंट्स से, यानी कि बहुत सारी जनरेशन के बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी जनरेशंस आती जा रही है, बहुत सारी से, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन दो जनरेशन में हो गई, मतलब बहुत सारी जनरेशंस भी हो सकती हैं। कितनी हजार जनरेशंस के बाद में जो इवोल्यूशन है वो कॉज होता है। ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल न्यू स्पीशीज बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एक अलग स्पीशीज है, ये फिशेस है। अब जो ये फिशेस हैं ये बिल्कुल अलग क्लास है इनकी। अब इनसे जितने भी देखो ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उनसे अलग अलग स्पीशीज बन जाती है। मान लिया ये फिश है, ये यहाँ पे आपको फिश दिखाई दे रही है, ये आपको फिश दिखाई दे रही है। अब फिश से एम्फीबियंस बने, लेकिन इन एम्फीबियंस में फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, ठीक है। तो फिशेस के भी हैं लेकिन अपने खुद के भी हैं जो इन्होंने एक्वायर्ड किए हैं। मतलब जैसे एनवायरमेंट में रहने के बाद में जो इन्होंने एक्वायर्ड किए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो फिशेस के हैं। तो इनमें इवोल्यूशन हुआ बहुत सेवरल जनरेशंस के बाद में इनमें इवोल्यूशन हुआ। तो ये बिल्कुल मतलब थोड़े चेंज हो गए फिशेस से, फिर इनसे जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल ही अलग हो गए। देखो अब आपको पता है कि इवोल्यूशन होने के बाद में एक मॉडर्न मैन बना, ठीक है। मॉडर्न मैन जो बना, ये फिशेस जो है यही है हमारे एंसेस्टर्स भी, लेकिन हम बिल्कुल ही अलग है फिशेस से। तो ये इतने साल बाद जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनके थ्रू म्यूटेशन हुआ, नहीं म्यूटेशन के थ्रू वेरिएशंस आई और वेरिएशन से क्या हुआ, इवोल्यूशन कॉज हुआ। अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू एक्सिस्ट विद इन एनी गिवन पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। जैसे मैंने आपको बताया म्यूटेशन की वजह से, और म्यूटेशन किस वजह से म्यूटेशन हुआ और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई
एंड अदर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, और कुछ भी सोर्सेज होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के बहुत सारे, मैंने आपको अलग बता दिया म्यूटेशन में। तो जो इवोल्यूशन है अकर्स व्हेन इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस सच एज नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट में रह रहे हैं वो स्वीटेबल हो जाते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। अब देखो हिस्ट्री क्या है इवोल्यूशन की, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था। भाई हमें ये पता करना है कि इवोल्यूशन तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म तो आया होगा। पहले नॉन लिविंग था, मतलब सब कुछ, भाई लिविंग बीइंग्स तो आए, ठीक है, लिविंग लाइफ तो जनरेट हुई, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू, किस तरीके से आई, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पहले हुआ था क्या, यूनिवर्स का ओरिजिन। अब ये बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हुआ, बहुत सारी थ्योरीज है इसके ऊपर, वो सब पढ़ेंगे हम। अब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स कब आए, 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेल कब आए, 2 बिलियन ईयर एगो। जो फर्स्ट सेल थी वो 2 बिलियन ईयर एगो आई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कब हुआ, 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। अब ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन stars and clouds of gas and dust. A scientific theory called Big Bang theory. Big Bang theory का मतलब है कि एकदम से एक लार्ज एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने से क्या हुआ कि जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन हो गया। अब कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। As the universe expanded and cooled, the temperature came down and materials condensed under the influence of gravitation to form present day galaxy. Our galaxy is called Milky Way galaxy. हमारी गैलेक्सी जो है उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। formed 4.5 बिलियन ईयर अगो। हमारी गैलेक्सी 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी थी। जो बिग बैंग थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, एपल लिमेट्रे, और इन्होंने कहा था कि द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 15 बिलियन ईयर एगो। जो यूनिवर्स थी वो 15 बिलियन ईयर एगो ओरिजिनेटेड हुई थी एगो ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ऑफ द डेंस एंटिटी, द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग। जो एक्सप्लोजन हुआ था उसको बोलते हैं बिग बैंग। About 4.6 billion years ago, the origin of solar system took place by the gaseous cloud formed due to this explosion. इसका मतलब है कि जो एक विस्फोट हुआ, मतलब एक विस्फोट हुआ और यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया। इस थ्योरी का कहने का मतलब ये है। अब देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। जब उस टाइम पे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर जैसे कि मेथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। जब एक्सप्लोजन हुआ उसके मॉल्टेन मास से क्या हुआ कि जो वाटर वेपर है और मेथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया है, ये क्या हुआ, ये रिलीज्ड हुई और कवर हुई किसके थ्रू, ये मॉल्टेन मास के थ्रू कवर्ड हो गई सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप। जो सन से यूवी रेज आई थी वो ब्रोक अप हुई इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड द लाइटर H2 और हाइड्रोजन गैस से। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन। जो ऑक्सीजन है उसने कॉम्बिनेशन किया किससे, अमोनिया से और मीथेन से, टू फॉर्म वाटर एंड CO2 एंड अदर गैसेस। ये थी बिग बैंग थ्योरी। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो ओजोन लेयर थी हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बाहर वाली लेयर जो होती है वो फॉर्म्ड हो गई। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उससे क्या करती है, हमारी पृथ्वी को बचाती है। ठीक है,
तो एज इट कूल्ड, जब ये ठंडी हुई, द वाटर वेपर फेल एज रेन, जो वाटर वेपर था वो फेल हुआ किससे, रेन से। तो इट टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस, इसने क्या किया, ओशंस का फॉर्मेशन कर दिया। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया था उसके 500 मिलियन ईयर बाद में हुआ लाइफ का फॉर्मेशन। डिफरेंट साइंटिस्ट हैड पुट डिफरेंट व्यूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो सबकी अलग अलग थ्योरीज थी, लेकिन ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि किस तरीके से जो फर्स्ट लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। अब एक थ्योरी है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी किसने दी थी, फादर स्वेरेज ने दी थी, और इन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो भगवान ने बनाई है स्पॉन्टेनियसली, कितने, 6 दिन के अंदर अंदर। भगवान ने 6 दिन के अंदर अंदर कर करके जादू करके बना दिया सबको, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं थी, इसने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से लाइफ आई है। अब जो कॉस्मोजोइक थ्योरी होती है वो किसने दी थी, वो दी थी रिचर और अर्हीनियस ने। किसने दी थी, रिचर और अर्हीनियस ने। इन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहाँ पे आ गए, अर्थ पे आ गए, इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की फॉर्म में जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहाँ पे आ गए, अर्थ पे आ गए, ठीक है। कहाँ पे आ गए, अर्थ पे। अब इन्होंने कहा कि, और इन्होंने क्या किया कि स्पोर्स की फॉर्म में बताया, और बताया कि सिंपल पार्टिकल्स थे कुछ, इनकी फॉर्म में आ गए, और कुछ अननोन पार्ट था यूनिवर्स का, और कुछ कॉस्मिक डस्ट थी। अब इन्होंने ही अर्थ लाइफ को ओरिजिनेट कर दिया, मतलब जो अननोन पार्ट आया था और कुछ कॉस्मिक डस्ट आई थी, मतलब अपने आप आ गए, मतलब अर्थ पे ओरिजिनेट। इनका कहने का मतलब है कि जो लाइफ है वो इस अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुई, वो प्रोटोप्लाज्म जो थे वो आए थे और वो किसी स्पोर्स की फॉर्म में आए थे और उन्होंने लाइफ को ओरिजिनेट किया। लेकिन ये जो थ्योरी है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। अब इसके बाद में एक थ्योरी आई, उसका नाम था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। अब ये किसने दी थी, ये दी थी अर्हीनियस ने। इनके द्वारा बताया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर स्पोर्स कुड फ्रीली ट्रेवल थ्रू स्पेस फ्रॉम द स्टार ऑफ द अदर। इनका कहने का मतलब था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी यूनिवर्स में उपलब्ध है, पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोर्स के मतलब स्पोर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये फ्रीली एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि लाइफ जो है वो दूसरे स्पेस से आई है, किसकी, स्पोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर्स की फॉर्म में आ गए, लेकिन ये थ्योरी भी एक्सेप्टेड नहीं थी। इसके बाद में आया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि इसको एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस की थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली। भाई ये तो बात ठीक थी इनकी कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन स्पॉन्टेनियसली भाई एकदम से कैसे हो गई। इनका कहने का मतलब था कि दे बिलीव दैट द मड ऑफ द नाइल, जो नाइल की मिट्टी थी, नाइल रिवर की मिट्टी थी, कुड गिव राइज टू फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल। इनका कहने का मतलब था कि जो रिवर की नाइल मड थी उसने एकदम से फ्रॉग्स को जन्म दे दिया और स्नेक्स को और क्रोकोडाइल्स को जन्म दे दिया। भाई ये भी गलत थी। अब इसके बाद में, अब इस थ्योरी को बाद में क्या किया, डिसअप्रूव किया किसने, फ्रांसिस्को रेडी ने और एबेल लिजारो ने। अब लुइस पास्चर ने, इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया। उसके बाद में इन्होंने एबायोजेनेसिस की जगह पे बायोजेनेसिस की थ्योरी दी। अब बायोजेनेसिस किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बात तो इनकी सही है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फॉर्म होती जाती है, मतलब पहले एक लाइफ होगी, उससे दूसरी लाइफ, उससे तीसरी लाइफ, फिर तीसरी से चौथी लाइफ, मतलब लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होती रहती है।
लेकिन इन्होंने ये सही से नहीं बताया कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहाँ से आई थी। ठीक है, जो ओपेरिन एंड हार्डिन थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉइल्ड वाटर है उसको अप्लाई किया। इन्होंने इसको बोला कि हॉट डाइल्यूट सूप है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हॉट डाइल्यूट सूप बना कैसे, कि इन्होंने बताया कि कोई मान लो कोई समुद्र हो या फिर मैराइन वाटर होगा, मैराइन वाटर में नॉन लिविंग यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि या तो मतलब जैसे हॉट डाइल्यूट सूप बना, मतलब बॉइलिंग वाटर जैसे इन्होंने अप्लाई किया था, तो इन्होंने बताया कि वो हॉट डाइल्यूट सूप से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। इन्होंने बताया कि नॉन लिविंग बीइंग से इस तरीके से आई। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। इसके बाद में बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया था वो इसके बाद में किसने दिया था? यूरे और मिलर ने। इन्होंने जो है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है ये बताई। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि कोई मान लिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यूरे और मिलर ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि गैसेस पे एक इलेक्ट्रिक करंट भी पास आउट किया, यानी कि एनर्जी पास आउट की और कूल एक तरफ तो इन्होंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर जो है वो अप्लाई किया और एक तरफ कूलिंग वाटर जो है वो वहां से बाहर आया। तो इसमें क्या हुआ, जो इन्होंने ये जो प्रोसेस किया, इस प्रोसेस से उन्होंने पाया कि बाद में जो है अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया। भाई अमीनो एसिड जो है यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट कर लिए, तो इन्होंने पूरा प्रोसेस करके बताया कि इस तरीके से जो अमीनो एसिड है इनका फॉर्मेशन हुआ और अमीनो एसिड से पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। इस तरीके से लाइफ की ओरिजिन जो है वो हो चुकी थी। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंसेस थे, ये कैसे ये पता चला कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ था। इसके क्या एविडेंसेस थे? एक तो था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स को देख के पता चला कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। फिर एनाटॉमिकल एविडेंसेस थे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस थे, फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस थे और बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस थे और बायोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हम बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे, यानी कि जो फॉसिल्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ के रिमेन्स होते हैं उनको फॉसिल्स बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है। लिव्ड इन पास्ट बट फाउंड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, यानी कि जो पहले बहुत मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर गए उनके जो बोन्स वगैरह हैं वो कहीं रॉक्स पे मिल गए, मतलब बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स उनके जो है वो रिमेन्स मिल गए, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। अब रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइफ। देखो मैं आपको सिंपली बताती हूँ एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि जो फॉसिल्स मिले उनसे पता चला कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। अब देखो एक मिसिंग लिंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये फॉसिल उन्हें मिला कहीं पे। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म था इसके पास में बीक भी थी, मतलब ये ना जो ऑर्गेनिज्म मिला था इसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। ठीक है, एक तो मिले बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिले रेप्टिलियंस के। तो इन्होंने पाया कि बर्ड्स के पास में बीक होती है, ठीक है, लेकिन उनके पास में टीथ थोड़ी होते हैं, उनके पास में जा थोड़ी होता है इस तरीके का। तो इन्होंने पाया कि इसके पास में टीथ भी है और बीक भी है। बीक जो है वो बर्ड का कैरेक्टर है और जो इसके टीथ्स है वो रेप्टिलियंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है, अब इन्होंने पाया कि इसके पास भाई विंग्स तो थे, विंग्स तो बर्ड्स का कैरेक्टर आपको पता है, लेकिन विंग्स में फिंगर्स थी और फिंगर्स में क्लॉज थे। तो इन्होंने बताया भाई ये तो रेप्टिलियन कैरेक्टर है, ये इसके पास में रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और बर्ड्स का कैरेक्टर भी है। भाई बर्ड्स का कैरेक्टर है तो भाई इसके पास में विंग्स भी है और फिर बाद में इसके पास में विंग भी है, विंग में क्लॉ है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात दिख रही है ना। इसके पास में लॉन्ग टेल थी विद मैनी वर्टिब्री, रेप्टिलियन कैरेक्टर था भाई ये भी। अब इसके जो बोन्स थी ना वो होलो थी। अब होलो बोन्स तो किसकी होती है, बर्ड्स की होती है। तो इसके ये जो मिसिंग लिंक है इसमें बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब इसमें बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। तो इससे पता चलता है कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स आए। उसके बाद में जो मान लिया पहले फिशेस थी, फिशेस से पहले रेप्टाइल्स भी बने और उसके बाद में क्या हुआ कि इनका मॉडिफिकेशन होता चला गया, मतलब भाई इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन से पता चलता है कि ये मिसिंग लिंक है, यानी कि ये इन दोनों भाई बर्ड्स भी बने और रेप्टाइल्स भी बने, लेकिन इनके बनने से पहले एक ऐसी फॉर्म भी थी जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो फॉसिल से पता चला कि किस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ था, ये एविडेंसेस मिले थे। अब एक आता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमो मींस सेम, तो इसमें सेम जो है क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन होगा। ठीक है, और जो एनालॉगस होते हैं इनके पास में सिमिलर फंक्शन होता है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एनालॉगस होते हैं उनके पास में सेम फंक्शन होते हैं, लेकिन जो ऑर्गन है उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, यानी कि मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम होगी। होमोलोगस यानी कि सेम। ठीक है, तो जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो सेम होते हैं दिखने में, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो होमोलोगस कैसे होते हैं, सेम मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जो एनालॉगस होते हैं ये इसका उल्टा है, यानी कि सेम तो फंक्शन होंगे लेकिन वो देखने में अलग अलग होंगे जो ऑर्गन है। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, होमोलोगस यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो एनालॉगी समझते पहले। देखो जो बैट का विंग होता है और बटरफ्लाई का विंग होता है और बर्ड का विंग होता है, वो देखने में तो सेम ही है, तीनों विंग्स हैं भाई, ये देखने में सेम है, देखने में तो सेम है लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है। ठीक है, बैट का जो विंग होता है वो ऐसे पकड़ने के काम आता है, मतलब वो अलग तरीके से यूज करता है। बटरफ्लाई का जो विंग है वो किसी और फंक्शन के लिए यूज होता है और बर्ड का विंग जो है वो किसी और फंक्शन के लिए यूज होता है। जो होमोलॉगी होती है वो कैसी होती है, सेम स्ट्रक्चर लेकिन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, एनालॉगी क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन सेम फंक्शन। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो होमोलोगस कैसे होते हैं, सेम स्ट्रक्चर है। देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैट का विंग है, ठीक है, ह्यूमन आर्म है और आपको दिखाई दे रहा है माउस का फोरलिम्ब है ना। ये आपको तीनों सेम दिखाई दे रहे हैं। देखो इनमें कंपेयर कर लो, देखो ह्यूमन आर्म भी सेम होता है, ठीक है, और माउस का फोरलिम्ब भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। जो माउस है वो किस लिए यूज करता है, वो चलने के लिए यूज करता है, अपने जो उसके जो पैर या हाथ होते हैं
वो अपने फोर लिम्ब को किस लिए यूज करता है, चलने के लिए यूज करता है, लेकिन ह्यूमंस तो अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो सेम हो गई लेकिन फंक्शंस अलग अलग है। अब देखो एनालॉगस क्या होते हैं, एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो बर्ड का विंग भी देखो कितना अलग है, बैट के विंग से बर्ड का विंग कितना अलग है, और बटरफ्लाई का विंग कितना अलग है। बटरफ्लाई का विंग जो है वो बिल्कुल अलग है बैट के विंग से। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, देखने में मॉर्फोलॉजिकल अलग अलग है लेकिन फंक्शनिंग का सेम है। ये दोनों किस लिए यूज कर रहे हैं इसको, फ्लाई के लिए। तो आपको समझ आया कि होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे फिश थे, बर्ड थे, रेप्टाइल थे, ह्यूमन थे, तो इनके जो एम्ब्रियो हैं इनमें बहुत सिमिलैरिटीज होती है, एम्ब्रियो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये भी एक एविडेंस है कि इवोल्यूशन तो हुआ था भाई। अब देखो कुछ थ्योरीज दी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने, जैसे कि डार्विन ने दी और लेमार्क ने दी। तो डार्विन की थ्योरी क्या कहलाती है, डार्विन ने बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। डार्विन ने बोला कि द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। इनकी थ्योरी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स दैट आर लेस एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, जो इंडिविजुअल एडेप्टेड नहीं होते एनवायरमेंट में, आर एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड सिलेक्टिंग दोज बेटर एडेप्टेड बाय द नेचर, जो नेचर होता है वो सिलेक्ट करता है जो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड होते हैं एनवायरमेंट में रहने के लिए, और जो लेस अडेप्टेड होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और देखो लेमार्क की थ्योरी क्या थी, यहीं पे मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बता देती हूँ कि लेमार्क ने बताया था कि इन्होंने बताया कि जो जिराफ होते हैं वो उनकी जो नेक थी पहले बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ थे, जब खाने की कमी थी, जब उन्हें घास नहीं मिल पाती थी, तो वो जो लंबे पेड़ थे उनके पत्ते खाने की कोशिश करते थे, तो उनको अपनी जो गर्दन है वो खींचनी पड़ती थी। तो खींचने से क्या है, उनकी नेक जो है वो लंबी हो गई। लेमार्क ने ये बताया, लेमार्क की थ्योरी थी कि जो जिस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो खींच जाती है और खींच के जो है इवोल्यूशन हो जाता है, उन्होंने ये बताया। लेकिन ये थ्योरी गलत थी भाई। ये तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हो गए कि हम जिस चीज को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि हम देखो अगर अपनी गर्दन को खींच रहे हैं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी क्या उसमें भी गर्दन खींची हुई आएगी क्या। तो इन्होंने बताया कि जो जिराफ थे, जिराफ को अपनी गर्दन जो है खींचनी पड़ती थी खाना खाने के लिए, इसलिए उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेड नहीं थी। एक्सेप्टेड किसकी थ्योरी थी, डार्विनिज्म्स। डार्विन ने क्या बताया कि जो नेक होती है उनकी लेंथ की भी वैरायटी होती है। जो टॉलर एनिमल्स है कुड ईट मोर, जो लंबे एनिमल्स हैं वो ईट मोर, ज्यादा तो खा सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ने क्या किया, जो लॉन्ग नेक वाले ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या किया, लीड कर दिया, ठीक है। मतलब जो छोटी नेक वाले ऑर्गेनिज्म थे, देखो जिराफ दिख रहे हैं आपको, एक तो लंबी नेक वाला है, दूसरा छोटी नेक वाला है। तो जो छोटी नेक वाला है वो खाना अच्छे से नहीं खा सकता, तो इसीलिए नेचर ने उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब वो खत्म। लेकिन जो लंबी नेक वाले हैं वो एनवायरनमेंट में सूटेड हैं जीने के लिए, तो नेचर ने सिलेक्ट किया उसको जो बेस्ट सुइटेबल है। तो ये थी डार्विनिज्म की थ्योरी, और लेमार्क की थ्योरी मैंने आपको यहीं पे समझा दी। अब मैंने जितना आपको पढ़ाया उसका मैकेनिज्म है पूरा इवोल्यूशन का, किस तरीके से आया, इवोल्यूशन किस वजह से होता है, मैंने आपको बता दी कि वेरिएशंस की वजह से होता है। वेरिएशंस कहाँ से आती है, म्यूटेशन की वजह से आती है। ये सब आपको लर्न करना है। अब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। अब इन्होंने बताया कि जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जीन की फ्रीक्वेंसी है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी कांस्टेंट रहती है, एंड एज स्टेबल, और स्टेबल रहती है, और इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब इन्होंने बताया
कि जो P होता है वो प्लस करके कांस्टेंट होता है, क्योंकि P प्लस Q बराबर 1, तो P प्लस Q जो है वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जो P है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। जो डोमिनेंट एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, P, और जो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, Q। तो P और Q जो है वो एक दूसरे के कांस्टेंट होती है, ये उन्होंने लॉ दिया था। अब एक चीज और, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, द रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। जो जीन की फ्रीक्वेंसी में एकदम से रैंडम चेंज हो जाता है, अकर्स बाय चेंज इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the change in allelic frequency is so different in new population that they become a different species, and original drifted population becomes founders, and the effect is called founder effect। अब म्यूटेशन क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि स्पॉन्टेनियस चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड म्यूटेशन। देखो, जैसे पेरेंट्स है उनसे जो जेनेटिक मटेरियल बच्चों को ट्रांसफर हुआ है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें या तो कोई जीन का डिलीशन हो जाना, ठीक है, या डुप्लीकेशन हो जाना, या फिर इंसर्शन हो जाना, म्यूटेशन कहलाता है। मान लिया जेनेटिक मटेरियल आया पेरेंट्स से, डीएनए में जीन जो है वो आया, लेकिन वो सेम नहीं आया, उसमें कोई चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लिया आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती है, ठीक है, और आप क्लास में जाकर उसको खाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं कि या तो आपका खाना उसमें से खा लेंगे, ठीक है, या फिर आपके खाने में और खाना रख देंगे, तो वो आपका जो घर से खाना आया था वो सेम नहीं था, जो आप घर से लेके आए थे वो कुछ और था, और बाद में जो आपको मिला वो कुछ और था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चेंज हो गया, आपका जो टिफिन बॉक्स है उसमें चेंज हो गया थोड़ा सा। तो इसी तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुआ है, उसमें चेंज हो जाने की वजह से म्यूटेशन कॉज हो जाता है। म्यूटेशन से क्या आती है, वेरिएशन। भाई अगर जेनेटिक मेकअप में ही चेंज हो गया तो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं दिखेंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो जितनी जनरेशन आती चली जाएंगी उनमें इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे, चेंज हो जाने से दूसरी स्पीशीज भी बन सकती है। ठीक है, अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन जेनेटिक चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन। क्या बताया मैंने कि एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, देखो आपको क्रोमोसोम का पता है, 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये क्रोमोसोम है एक, और एक क्रोमोसोम है ये, ठीक है, क्या क्या बन रहा है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों जो है ये अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, मतलब क्योंकि ये इससे अलग है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो ये बता रहा है एक्सचेंज इन जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब होमोलोगस तो है कि एक ही डीएनए के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें चेंज नहीं होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज हो जाना उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मान लिया, देखो मैंने बताया एक तो ये रहा क्रोमोसोम, एक ये रहा, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, इसमें भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, मतलब ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। जो जेनेटिक मेकअप है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाना इसका इसमें, मतलब इसमें से कुछ मटेरियल इसमें चला गया, इसमें से इसमें चला गया, इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल्स विद यूजफुल वेरिएशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, नहीं दो है, देखो एक ये है एक ये है। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अच्छा खासा है, मतलब इजीली खा पी रहा है, सब कुछ इसके लिए प्रोवाइडेड है और ये एनवायरनमेंट में सुटेबल है जीने के लिए। लेकिन ये वाला कभी बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो जो नेचर है ना वो इस वाले को सिलेक्ट करेगा और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादा प्रोजेनिस बनाएगा, मतलब ज्यादा लॉन्ग चलेगा, इसकी बहुत सारी जनरेशन आएगी और ये क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कहलाता है कि जो बेस्ट सुटेबल ऑर्गेनिज्म है वो लीड करता है। ठीक है, अब देखो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी 3 टाइप्स का होता है। पहला कौन सा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। अब डायरेक्शनल चेंज क्या होते हैं, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टरिस्टिक। अब जो है डिसरप्टिव क्या होता है, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिसरप्टिव कर्व। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि ह्यूमन मेड। अब हमें वैरायटीज चाहिए होती है हर चीज की। ठीक है, देखो आपको पता है कि कितनी जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ने से क्या हो रहा है कि खाने की भी कमी हो रही है ना, रहने की भी कमी हो रही है, सब चीजों की कमी हो रही है। तो इन चीजों की कमी को पूरा करने के लिए जो ह्यूमंस है उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी, जो हेल्प करती है फूड प्रोडक्शन में भी, है ना। देखो अगर उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि डॉग की वैरायटी ले लो या फिर हैन की वैरायटी ले लो, इनकी वैरायटीज को क्या किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि अपनी मनचाही ब्रीडिंग जो है वो लेनी स्टार्ट कर दी। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन इज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्टर स्पीशीज into the multitude of new forms, particularly when a change in environment makes new resources available, alters biotic interactions or opens new environment environmental niches, interactions or open new environmental niches। ठीक है, एडेप्टिव वेरिएशन का मतलब है कि देखो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये है डार्विन फिंचेस बोलते हैं इनको, फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो इन्होंने जो डार्विन थे ये एक आइलैंड था जिसको बोलते थे गैलापागोस आइलैंड, ये वहां पे गए, इन्होंने देखा कि पहले यहाँ जैसे ये यहाँ पे मान ले ये गैलापागोस आइलैंड है। अब यहाँ पे कुछ जो है जो फिंचेस थी वो यहाँ पे आई, ठीक है, माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पे आई। ठीक है, अब ये खाने की कमी की वजह से कुछ तो इधर चली गई, मतलब इन्होंने माइग्रेशन कर दिया, कुछ तो इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, इन्होंने माइग्रेशन कर दिया। अब जो माइग्रेशन जो हुआ, माइग्रेशन होने की वजह से कुछ दिनों बाद जो इनकी स्पीशीज आई, ठीक है, जो कुछ दिनों बाद जो इनकी जनरेशन आई, उनमें जो यहाँ पे फिंचेस थी यहाँ पे इससे सारी की सारी अलग थी। मतलब देखो जो एनवायरमेंट है उसमें एडेप्ट कर गई, जिस एनवायरमेंट में चली गई, कुछ तो किसी जगह चली गई, कुछ दूसरी जगह चली गई, तो जहां पे उसको जैसे कि कहीं पे उसको मिला कि इंसेक्ट्स मिली तो वो इंसेक्टिवोरस हो गई, कहीं पे उसको क्या फ्री फ्रेंचेस यानी कि कुछ वेजिटेरियन हो गई। ठीक है, देखो जो फिंचेस थी उनमें इतने डिफरेंस आ गए कि जो जिस जगह पे जैसे मान लिया फैल गई इधर की साइड खाने के लिए उसको तो इंसेक्ट्स मिल रही है, ठीक है, कुछ वेजिटेरियन हो गई,
कुछ बड़ी हो गई क्योंकि खाने के लिए उसको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो इनका एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, मतलब जिस दिशा में वो गई उसी दिशा में वो ढल गई, ठीक है, इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया उसका पूरा यहाँ पे मैंने डिटेल आपको दी हुई है, या आपको लर्न करनी है, या आपके नोट्स भी हैं। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो जो स्टेजेस थी इवोल्यूशन ऑफ मैन की वो की, तो सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस। सबसे पहले कौन से आए थे, ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस थे वो इस तरीके के देखने में, ठीक है। अब ड्रामापिथेकस जो थे वो इस तरीके से के थे देखने में। फिर इसके बाद में दूसरा है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि सॉरी, अब इसके बाद में कौन है, इसके बाद भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़े से और सिमिलर थे ह्यूमंस के। अब इसके बाद में होमो हैबिलिस। हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से क्या हुआ, नेंडरथल मैन आया। इसके बाद में क्या हुआ, होमो सेपियंस का जो है फॉर्मेशन हो गया, तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो आ गई। थैंक यू सो मच। ये था आपका इवोल्यूशन चैप्टर, और मैंने बहुत ही कोशिश करी आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने के लिए। ऐसे ही और बहुत सारे इजी टॉपिक्स कवर करने के लिए, इजी टॉपिक्स को और इजी बनाने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूले, padloindia.in। थैंक यू सो मच।